वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम आपके साथ बायोटेक्नोलॉजी के एमसीक्यू सीरीज़ का चौथा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डाले गए हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक समान रूप से फ़ायदेमंद है। चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नियासिन विटामिन है। नियासिन जो है एक विटामिन का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। तो पूछा जा रहा है कि कौन से विटामिन का यह केमिकल नेम है, ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है B1, B2, B12 और B4। ये 4 ऑप्शन आपके साथ है। तो नियासिन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विटामिन B3 इज़ वन ऑफ 8 B विटामिन्स, मतलब जो 8 B प्रकार के विटामिन्स होते हैं उसमें यह तीसरा होता है, B3 होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नियासिन या निकोटिनिक एसिड, इसी को कहते हैं। किसको? तो B3 को। इसका अर्थ है कि ऑप्शन के हिसाब से B1 है, B2 है, B12 और B4 है, B3 तो है ही नहीं। इसका मतलब इसमें से कोई भी सही नहीं है। इसका सही जवाब होगा B3। B3 को ही नियासिन कहा जाता है। अब चूंकि B3 या B1 के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इससे जुड़े हुए और भी विटामिन्स के नाम आपको एक साथ बता देते हैं, उसको ज़रूर से याद रखिएगा। ये लिस्ट देख लीजिए। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन B1 इसका नाम है थायमिन। B2 इसका नाम है राइबोफ्लेविन। B3 का निकोटिनामाइड या नियोसिन जो अभी मैं बताया। B5 का पेंटाथोनिक एसिड होता है। B6 का पायरोडॉक्सिन होता है। B7 का बायोटीन होता है। B11 का फॉलिक एसिड होता है। B12 का साइनोकोबालामीन होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। डी को कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। ई को टोकोफेरॉल और के को फेलोक्विनोन बोलते हैं। ये आपको सब के सब याद होने चाहिए। एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बगल में एक टेबल दिया गया है कि इस विटामिन के कमी से होने वाला रोग कौन सा है, और उसके बगल में ये दिया गया है कि जो विटामिन यहाँ पे लिखा गया है उसका स्रोत क्या है। अपने खाने में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो हमें वो विटामिन मिल सकता है। तो इस टेबल को ज़रूर से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में परजीवी जंतु कौन सा है? ऑप्शन है मछली, खरगोश, सुअर और चौथा है सभी। तो परजीवी मतलब सिंपल है, जो पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो मछली हो, खरगोश हो, सुअर हो, सब तो दूसरे पे ही आश्रित है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम परजीवी गाय का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोजी। जी हाँ, पहली परजीवी गाय का नाम है रोजी। ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है, कुछ समझने वाला है नहीं, तो इसलिए इस फैक्ट को सब कुछ अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बीटी क्या है? बीटी क्या है? ऑप्शन है जीवविष प्रोटीन, प्रतिरोधक, पीड़कनाशी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि बीटी इसमें से क्या है? इसमें से जो चौथा ऑप्शन है इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। यहाँ पे एंटी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव या अबव ऑल। मतलब कि बीटी क्या है? तो बीटी एक जीवित प्रोटीन भी है, एक प्रतिरोधक भी है और एक पीड़कनाशी भी है, तीनों होता है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। यहाँ जो 4 नंबर ऑप्शन है यहाँ एंटी के बदले लिख लेंगे इनमें से सभी। अच्छा, बीटी मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, बीटी जो होता है एक जीवित प्रोटीन है। और इसका नाम बीटी क्यों पड़ा? क्योंकि यह बैसिलस थुरिंजिएसिस नाम के एक जीवाणु से प्राप्त होता है, इसलिए उसके स्रोत के हिसाब से इसका नाम क्या रख दिया गया? बीटी रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु कौन सी संभावना पर सोच सकते हैं? मतलब ऐसी कौन सी संभावना है जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो सकती है? ऑप्शन पहला है कृषि रसायन आधारित कृषि, दूसरा है कार्बनिक कृषि, तीसरा है आनुवांशिक आधारित कृषि और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन इसका होगा डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि इसमें से जो भी आप पढ़ रहे हैं ये सब के सब खाद्य उत्पादन के लिए एक समान रूप से
अनिवार्य होते हैं, सब में उत्पादन में वृद्धि की संभावना बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव पीड़कनाशी है? ऑप्शन है बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान और डी मतलब ऑल। तो ध्यान रखिएगा, बीटी जहाँ भी रहेगा वो पीड़कनाशी होगा, चाहे वो कपास में रहे, चाहे मकई में रहे, चाहे धान में रहे, चाहे किसी चीज़ में रहे। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल। बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, क्योंकि हर जगह बीटी है और चूंकि बीटी पीड़कनाशक होता है इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक रोग को किस चिकित्सा पद्धति से ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन है एलोपैथिक, दूसरा है शल्य पद्धति, तीसरा है जीन चिकित्सा और चौथा है ऑल मतलब सभी। तो ध्यान रखेंगे, जो इसका एकदम सुटेबल आंसर है, पिन पॉइंट आंसर है, वो है ऑप्शन सी। जीन चिकित्सा ही एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा आनुवांशिक रोग को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। आपको पता है आनुवांशिक रोग के लिए अब तक कोई बहुत ही शानदार उपाय नहीं मिल पाया है, लेकिन जीन चिकित्सा अभी शुरुआती दौर में होने के बाद भी एक बहुत ही बढ़िया उम्मीद की किरण लेके आया है कि शायद ऐसे रोगियों को हम सहायता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिट्रोवायरस सामान्य जंतु कोशिका को किन कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है? रिट्रोवायरस का आंसर आप सबने नाम जरूर सुना होगा। तो पूछ रहा है कि रिट्रोवायरस, इसी का हिंदी होता है पश विषाणु, सामान्य जंतु कोशिकाओं को किन कोशिका में रूपांतरित करता है? ऑप्शन है लीवर कोशिका, मृत कोशिका, कैंसर कोशिका, एंटी मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, कैंसर कोशिका। जी हाँ, रिट्रोवायरस के चलते कैंसर होता है, इसलिए यह सामान्य जंतु कोशिका को कैंसर कोशिका में रूपांतरित कर देता है। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन का आंसर मिला, पहला कि कैंसर का कारक कौन होता है, तो रिट्रोवायरस या पश विषाणु, और दूसरा कि पश विषाणु करता क्या है, तो सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिका में रूपांतरित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर वांछित प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्पादक द्वारा किस पात्र का उपयोग किया जाता है? मतलब किस कंटेनर का इस्तेमाल होता है अगर बड़े पैमाने पे हमें फ्यूल कह रहे हैं, जो उत्पाद चाहिए, जैव उत्पाद चाहिए, बायो प्रोडक्ट्स चाहिए होता है, तो किस कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं उस बायो प्रोडक्ट को पाने के लिए? पहला है बायो रिएक्टर, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है टेस्ट ट्यूब, चौथा है पेट्री प्लेट्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बायो रिएक्टर। जी हाँ, जब कोई भी प्रोटीन हमें बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है तो उसके अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए हम बायो रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीटी जीवविष है जो प्राप्त होता है, बताना है कि बीटी जीवविष किससे प्राप्त होता है। तो अभी मैंने दूसरे क्वेश्चन में कहा था कि ये प्राप्त होता है बैसिलस थुरिंजिएसिस से। किससे? बैसिलस थुरिंजिएसिस से। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, क्राई 1AC तथा क्राई 2AB किसको नियंत्रित करता है? अच्छा, ये क्राई 1AC और क्राई 2AB है क्या? तो ये क्या है, तो एक क्राई प्रोटीन है जो क्या करता है, तो यही जो विष वाला सेक्शन है ना, उसी से ये काफ़ी हद तक रिलेट करता है। क्राई को सही तरीके से एक्सप्लेन किया जाए तो इसका मतलब होता है कि जीव विष जिस जीन द्वारा कुटबद्ध होते हैं, कोड होते हैं उसको क्राई कहते हैं। ठीक है, जैसे क्राई 1AC, क्राई 1AB, क्राई 2AB, ऐसे और भी हो सकते हैं। तो वहीं पूछा जा रहा है कि क्राई 1AC तथा क्राई 2AB किसको नियंत्रित करता है? ऑप्शन है मुकुल कृमि, मक्का छेदक, डिप्टेरॉन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो होते हैं क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये मुकुल कृमि को नियंत्रित करते हैं। किसको करते हैं? मुकुल कृमि को। और मुकुल कृमि से कौन सा फसल ज़्यादा बर्बाद होता है? तो इसका जवाब होगा कपास। कपास को ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्राई 1AB किसका नियंत्रक है? ऑप्शन फिर से वही है, मुकुल कृमि, मक्का छेदक, डिप्टेरॉन, एंटी। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मक्का छेदक। ध्यान रखेंगे, नाम बड़ी सिमिलर सी है। यहाँ देख रहे हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में है क्राई 2AB और यहाँ है क्राई 1AB। थोड़ा सा का अंतर है, क्राई 2AB था तो मुकुल कृमि के लिए हो गया और क्राई 1AB है तो वो मक्का छेदक के लिए हो गया। अगला है, मिल्वाडेगाइन इनकोग्नेशिया कौन से फसल को प्रभावित करता है? जी हाँ, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो पूछ रहा है कि मिल्वाडेगाइन इनकोग्नेशिया कौन से फसल को प्रभावित करता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है? धान, गेहूं, मक्का या तंबाकू? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तंबाकू। मिल्वाडेगाइन इनकोग्नेशिया से तंबाकू सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरएनए अंतरक्षेप क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है आरएनए अंतरक्षेप क्या है। ऑप्शन है पीड़कनाशक, कोशिका सुरक्षा की विधि, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन और चौथा है एंटी, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, आरएनए अंतरक्षेप सभी समकेंद्रिक जीनों में कोशिका सुरक्षा की एक विधि होती है। क्या होती है? कोशिका सुरक्षा की एक विधि होती है। अगर इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा भी याद रखे होंगे तो बन जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, कोशिका सुरक्षा की एक विधि होती है। अगला है, सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में किसके द्वारा प्रवेश कराया जाता है? मतलब जो वेक्टर होते हैं वो वेक्टर होते कौन से हैं? ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम, कवक, ईस्ट और खरपतवार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एग्रोबैक्टीरियम। जी हाँ, एग्रोबैक्टीरियम का उपयोग किया जाता है सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किसी परपोषी पौधे में प्रवेश कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? क्वेश्चन कहा गया है कि जीन चिकित्सा का पहली बार प्रयोग कब किया गया था। तो देखिएगा, जीन चिकित्सा जो होता है ना, मतलब जीन में हेरफेर करके जो इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट होता है, वो कोई बहुत पुराना नहीं है। ये शुरू हुआ था 1990 में, जो आज से लगभग कह सकते हैं 20 और 10 30-32 साल पुराना है आज से। तो कंपैरेटिवली काफ़ी नया है ये तरीका। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए, 1990 में। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहा जाता है कि जीन चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग 1990 में एक 4 साल की लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज मतलब एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक है। अगर यह एंजाइम नहीं होगा, कौन सा एंजाइम? एडिनोसिन डीएमिनेज मतलब एडीए। अगर यह नहीं रहेगा तो प्रतिरक्षा तंत्र अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसीलिए इस लड़की के ट्रीटमेंट में पहली बार इस मेथड का जीन चिकित्सा का इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओविस प्रोटीन का नाम बताएं जो बैसिलस थुरिंजिएसिस द्वारा बनाया जाता है। मतलब कौन सा प्रोटीन है जो बैसिलस थुरिंजिएसिस से बनाते हैं? ट्यूबलिन, इंसुलिन, क्राई प्रोटीन, ऑल ऑफ दिस। तो अभी जस्ट क्राई आया था ना, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, क्राई प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, शुरुआत में मधुमेह रोगियों के लिए उपयोग किया जाने वाला इंसुलिन किस जानवर से प्राप्त होता था? अच्छा, आपको पता है ना, इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में, उसके बाद से चीनी बढ़ जाता है ना, शुगर या मधुमेह की शिकायत आ जाती है। तो यही कहा गया है कि जब शुरुआत का समय था तो मधुमेह रोगी या शुगर के जो पेशेंट हुआ करते थे, उनके ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन को किस जानवर के अग्नाशय से प्राप्त किया जाता था? अच्छे से ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मधुमेह रोगी के उपयोग के लिए इंसुलिन कौन से जानवर के अग्नाशय से प्राप्त किया जाता था? इसका सही जवाब क्या होगा? आंसर होगा सूअर तथा जो कुछ अन्य जानवर हुआ करते थे, उनके अग्नाशय से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट होता था और उस इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता था मधुमेह रोगियों के इलाज के लिए। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार कि जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए और सबको अच्छे से एक बार देख लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में, किसी भी तरीके के एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, सब में एक समान रूप से उपयोगी होगा। और लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।